आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। नीट यूजी पेपर लीक। ये कोई आम घटना या साधारण न्यूज़ नहीं है। ये एक ऐसी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन है जो वर्षों से चल रही खामियों को बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो बिना किसी लंबी भूमिका के आइए सीधे सोर्स मटेरियल के तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। चलिए इसमें सीधे आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस 37 के आंकड़े से। देश भर में लाखों छात्र ये परीक्षा देते हैं, लेकिन टॉप 50 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सेंटर्स में से आश्चर्यजनक रूप से 37 सेंटर सिर्फ एक ही शहर में थे। सिर्फ एक शहर में। ये आंकड़ा अपने आप में इतना विशाल है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मेधा के केंद्रीकरण पर रिसर्च कर सकते हैं। आखिर एक ही जगह पर अचानक से इतने सारे टॉप स्कोरर्स कैसे पैदा हो गए? भाग 1, द मिडनाइट पुलिस विजिट। इस पूरे घोटाले की शुरुआत आखिर कहां से हुई, आइए इस पर नजर डालते हैं। अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो कहानी राजस्थान के सीकर से शुरू होती है। 3 मई को एग्जाम आयोजित होता है और ठीक अगले दिन यानी 4 मई की रात 1:30 बजे एक स्थानीय टीचर घबराए हुए उद्योगनगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि ये एकदम फर्जी या फ्रिवुलस क्लेम है। शायद किसी का एग्जाम खराब गया होगा और वो इसे कैंसिल करवाना चाहता है। नतीजा ये निकलता है कि पुलिस 9 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। आखिरकार 7 मई की रात 9:30 बजे एनटीए को ईमेल भेजकर औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई जाती है। और उस 7 मई के ईमेल के साथ जो सबूत अटैच किया गया था वो सच में होश उड़ा देने वाला था। एक 60 पन्नों की हाथ से लिखी हुई पीडीएफ फाइल। इसमें केमिस्ट्री के पूरे 90 सवाल और बायोलॉजी के करीब 8 पन्ने बिल्कुल वही थे जो असली एग्जाम में आए थे। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायत करने वाले वो टीचर अपने दावे को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अपना पर्सनल फोन तक फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस को देने की पेशकश कर दी थी। भाग 2, एनाटॉमी ऑफ द लीक। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी 60 पन्नों की डॉक्यूमेंट आखिर पूरे देश में फैली कैसे? ये पूरा नेटवर्क किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से कहानी दक्षिणी भारत के केरला से शुरू होती है। वहां से ये पेपर सीकर के एक मकान मालिक को भेजा जाता है। फिर वो मकान मालिक इसे अपने किराएदार को दिखाता है, जो कि वही लोकल टीचर हैं। और बस एक बार इस डॉक्यूमेंट के डिजिटल दुनिया में आने के बाद ये सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह तेजी से फैल जाता है। इस पूरे स्कैम का कमर्शियल एंगल देखना जरूरी है। शुरू में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे एक गेस्ट पेपर का नाम देकर बेचा गया। डील्स की कीमत 3,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक लगाई गई। दावा तो यहां तक किया गया कि इसमें से 150 सवाल सीधे एग्जाम में आएंगे। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा और चीजें हाथ से निकली, ये पेपर दोस्तों के बीच व्हाट्सएप पर बिल्कुल मुफ्त में बंटने लगा। जरा गौर करने वाली बात है कि सीकर के उद्योगनगर इलाके में ही जहां 1.25 लाख से ज्यादा छात्र रहते हैं, वहां ये फ्री पेपर रातों रात वायरल हो गया। भाग 3, द सीकर स्कोर अनोमली। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरे लीक ने डेटा में एक ऐसी साफ छाप छोड़ी है जिसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। यहाँ आंकड़ों का कंट्रास्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 720 में से 700 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या देखें तो सीकर से अकेले 149 छात्र थे, जबकि कोटा, जिसे हम हमेशा से सबसे बड़ा एजुकेशन हब मानते आए हैं, वहां से सिर्फ लगभग 75। सीकर ने कोटा के मुकाबले लगभग दुगने टॉप स्कोरर्स पैदा कर दिए। ये डेटा पॉइंट इतना अजीब था कि इस बात का पक्का संकेत दे रहा था कि बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा और अनियमित चल रहा है। और ये 650 का जो आंकड़ा है, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो क्रूशल थ्रेशोल्ड है, वो कट ऑफ लाइन है जिसे पार करने पर ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिलने की उम्मीद होती है। सोर्स मटेरियल के आंकड़े बताते हैं कि इन विशेष सेंटर्स से एक असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्रों ने इस 650 के मार्क को बहुत आसानी से पार कर लिया, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भाग 4, ट्रैकिंग द कल्प्रिट्स। जब डेटा और दस्तावेज सामने आए और शिक्षा मंत्रालय ने 12 मई को हस्तक्षेप किया तो कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सीबीआई और राजस्थान एसओजी की तेज कार्रवाई को इस जियोग्राफिकल मैप से आसानी से समझा जा सकता है। जयपुर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 3 लोगों को पकड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में एक आयुर्वेद का छात्र पकड़ा गया, जिस पर परीक्षा पेपर की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर शेयर करने का आरोप है। गुरुग्राम से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा पुणे तथा अहल्या नगर में भी गिरफ्तारियां और डिटेंशंस हुए।
ये मल्टी स्टेट ऑपरेशन साफ दिखाता है कि ये अपराध कितना संगठित था और इसका नेटवर्क कितना बड़ा था। इस मुद्दे पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कितनी अलग-अलग हैं, वो यहाँ साफ झलकता है। एक तरफ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि इसमें एक बीजेपी नेता शामिल हैं जिनके परिवार के 5 सदस्यों को नौकरियां मिली हैं, जो जांच का विषय हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और एवीवीपी ने इसका सख्त विरोध करते हुए एनटीए के सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है और इसे खुले तौर पर एक संगठित अपराध का नाम दिया है। यहाँ ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है कि विचारधारा चाहे जो भी हो, इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। भाग 5 डिमांड्स फॉर सिस्टम रिफॉर्म। गिरफ्तारियों से आगे बढ़कर अब पूरे सिस्टम में एक गहराई वाले बदलाव की मांग तेज हो चुकी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 बहुत ही स्पष्ट मांगे रखी हैं। आइए इन पर गौर करते हैं। पहली, या तो एनटीए को पूरी तरह रिप्लेस किया जाए या इसमें अमूलचूल सुधार हो। दूसरी, अदालत की देखरेख में दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तीसरी, प्रश्न पत्रों में एक डिजिटल लॉकिंग सिस्टम लाया जाए और हम धीरे धीरे पेपर टेस्ट से हटकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ कदम बढ़ाएं। और चौथी मांग, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि वो 4 हफ्ते के अंदर अपनी पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करे। ये सारी मांगे आखिर में उसी समस्या की जड़ को उजागर करती हैं जो आज हमारे सामने है। असल में एनटीए की प्राइवेट सेंटर्स और बाहरी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर इस अत्यधिक निर्भरता ने एक भयंकर इंस्टीट्यूशनल फेलियर पैदा कर दिया है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस घटना को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानना गलत होगा। याद करने वाली बात यह है कि ठीक ऐसी ही स्थिति 2024 में झारखंड पेपर लीक के दौरान भी देखी गई थी। साफ इशारा है कि समस्या की असली जड़ इन आउटसोर्स्ड कंपनियों के डीपली कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम में छिपी हुई है, जो आखिरकार हमें इस विश्लेषण के सबसे प्रोवोक करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या महज एक ऑर्डर निकालकर परीक्षा कैंसिल कर देना ही काफी है, या फिर लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए इन संस्थाओं की एक गहरी, ठोस जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है? जब देश के लाखों युवाओं के सपनों और उनकी सालों की मेहनत का सवाल हो, तो ऐसी लापरवाही की असली कीमत आखिर में कौन चुकाता है? इस गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।